हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल्ड सॉल्यूशंस फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सितंबर 25 एग्जाम डिस्कस किए थे। क्वेश्चन 4B में डिफरेंट ओपिनियंस थे आप सबके। ये अराइज होते हैं ड्यू टू डिफरेंट एजम्पशंस टेकन बाय ICAI इन स्टडी मटेरियल RTP एंड सजेस्टिंग आंसर्स। तो इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाऊंगा सारी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। उससे पहले हम MCQ डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो नंबर 1। तो इन दिस वी हैव टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ हंस लिमिटेड। So question number 1 is related with how much provision should be made for fine for illegal use. So in this case, company was to make some compliances by 31st January 2025, but these are not complied. So fine is rupees 3 lakhs per month. So we will make provision for 2 months, February and March. That is 3 lakhs into 2 months. So this is equal to rupees 6 lakhs. So correct option is our answer number C. So then we have a question number 2. In this case, a company has issued convertible preference shares and we have to calculate what is the finance cost of convertible preference shares for the year 2024 to 25. तो उसके लिए पहले हमने कैलकुलेट किया है वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी एज ऑन 1 अप्रैल 2024। दिस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लोस विच आर बीइंग डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट 9%। उसमें आपको दिया कि 10 लाख के हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं जिसके ऊपर आपका जो कूपन इंटरेस्ट है जैकि 6% और लाइफ है आपकी 3 साल की। तो इट मीन 10 लाख के ऊपर आपका 6% डिविडेंड या इंटरेस्ट बन जाएगा 60,000। उसका PV फैक्टर है 9% फॉर 3 ईयर 2.531 प्लस 10 लाख की आपने रिडेम्पशन करनी है। उसका PV फैक्टर है फॉर 3 ईयर 0.772। तो टोटल अमाउंट आ रहा है आपका 9,23,860। अब इसके ऊपर आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट दी हो जाएगी एट द रेट ऑफ मार्केट रेट विद 9%। So therefore finance cost for the first year 2024 to 25 is 923,860 into 9% which is 83,147 है। तो आपका करेक्ट आंसर का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको क्लासिफिकेशन करनी है लोन की एज ऑन 31 मार्च 2025। तो इट मीन्स आपको ये मेंशन किया है इट इज ए नॉन करंट फाइनेंशियल लायबिलिटी मानी जाएगी बिकॉज compliance to get promoters contribution has been extended before reporting date। तो इसमें प्रमोटर ने कुछ कंट्रीब्यूशन करना था 31 मार्च से पहले और उसके लिए हमने अप्रूवल ले ली है एक्सटेंशन की बिफोर रिपोर्टिंग डेट ऑफ 31 मार्च 2025। इट मीन्स लोन डज नॉट बिकम रीपेबल ऑन डिमांड एज एट 31 मार्च 2025। इट मीन्स अब लोन जो है आपका रीपेबल नहीं है ऑन डिमांड बेसिस पे। So therefore it will continue to be classified as a non-current financial liability। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर A। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपने सिल्वर परचेज की है, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट लिया है परचेज करने का और जिसके लिए हम अपने ही इक्विटी शेयर इशू करेंगे और जो प्राइस होगा उस टाइम जो भी मार्केट प्राइस होगा। तो इट मीन्स इट इज ए डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी है। इसको मेजर करेंगे तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L बिकॉज कॉन्सिग्रेशन एक नॉट फिक्स है क्योंकि अमाउंट भी फ्यूचर के मार्केट प्राइस पे डिपेंड है इसमें एंड नंबर ऑफ शेयर्स को भी इशू डेट नॉट फिक्स्ड। तो कितने शेयर इशू करने हैं क्योंकि कॉन्सिग्रेशन ही जब फिक्स नहीं है तो नंबर ऑफ शेयर भी फिक्स नहीं है। तो देयर फॉर इट इज ए फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच शैल बी मेजर्ड टू फेयर वैल्यू थ्रू P&L। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर B। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें एक कंपनी ने एक्वायर की है MNO लिमिटेड। उसका 100% इक्विटी स्टेक हमने एक्वायर किया है और उसका जो बिजनेस है वो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड। बट एज पर स्टडी मटीरियल में भी सेम टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें को ये मेंशन किया कि इट इज क्रिएटेड परचेज ऑफ एसेट। तो एज पर गैट अब करेक्ट ऑप्शन है ये नंबर C। बट इन दिस क्वेश्चन इट इज नॉट मेंशन दैट वी आर एक्वायरिंग properties specifically, but it is given that company acquiring 100% equity stake। So this should be treated as business combination as per Ind AS 103। This is my opinion। So in that case, our correct answer will be option number A। So next we have question number 6। This is related to share based payment expense। इसमें कंपनी ने एम्प्लॉइज को अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन इशू किए हैं
तो उसका जो वेस्टिंग पीरियड है उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हम ले सकते हैं। एक को लिखा है कि जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है 3 साल की होनी चाहिए, बल्कि जो ऑप्शन है वो वेस्ट होंगे आफ्टर 4 ईयर। तो मैंने दोनों जंक्शन ने लिया है, इफ़ वेस्टिंग पीरियड की 3 ईयर्स एंड इफ़ वेस्टिंग पीरियड की 4 ईयर्स। तो अब देखिए कितनी हमने शेयर बेस्ड पेमेंट का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। पहला साल है आपका 23 टू 24 में। तो 15,000 ऑप्शन हैं, 3,000 एम्प्लॉज़ हैं और 82% एम्प्लॉज़ एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शन को। और फेयर वैल्यू है आपकी ₹4 एंड एच डी एंड 24 और 3 साल का यदि हम पीरियड लेके इनको करेंगे 1/3। तो आपका एक्सपेंस बनता है फर्स्ट ईयर में 492 लैक्स। बट देयर आस्किंग व्हाट इज एक्सपेंस फॉर द ईयर 24 टू 25। तो नेक्स्ट ईयर में आपके ऑप्शन सेम है, 15,000 एम्प्लॉज सेम है, 3,000, बट 92% एम्प्लॉई विल एक्सरसाइज का ऑप्शन। फेयर वैल्यू हो गई आपकी ₹5। तो कुमुलेटिव एक्सपेंस कैलकुलेट कीजिए 23, 24 एंड 24, 25 में 2 ईयर्स। ये बन जाएगा इंटू 2/3। 3 हमारा है वेस्टिंग पीरियड जो हमने यूम किया है। तो उसमें से माइनस कर दो 492 लाख जो फर्स्ट ईयर में हमने रिकॉग्नाइज कर दिया एक्सपेंस से। तो दिस अमाउंट विल कमिंग 1380 lakhs minus 492 lakhs. This is 888 lakhs, 888 lakhs. But this option is not available in the answer. I think answer is wrong in this case. फिर सेकंड पॉसिबिलिटी भी हमने ली है, ये कि वेस्टिंग पीरियड 4 ईयर्स है। फिर आपका एक्सपेंस बन गया फर्स्ट ईयर में 15,000 ऑप्शन हैं, 3,000 एम्प्लॉइज हैं, 82% है, फेयर वैल्यू 4 है, इनको करेंगे 1/4। अब हम ले रहे हैं वेस्टिंग पीरियड 4 ईयर्स, तो डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो आपका एक्सपेंस आ रहा है 369 लाख फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में बन जाएगा आपका 15,000 इंटू 3,000 इंटू 92%। अब फेयर वैल्यू है ₹5। अब कुमुलेटिव वेस्टिंग पीरियड हो जाएगा 2 साल का, तो इनको कर लीजिए 2/4। उसमें से माइनस करके एक्सपेंस रिकॉग्नाइज जो आपने किया है फर्स्ट ईयर में 369 लाख। सो दिस इज कमिंग 1035 लाख माइनस 369, दिस इज 666 लैक्स। बट आपके क्वेश्चन में ये ऑप्शन भी नहीं दिया है। तो मेरे ओपिनियन में ये है कि नो ऑप्शन इज करेक्ट। कोई भी आंसर आपका ठीक नहीं है इन माई ओपिनियन है। बाकी जब आंसर आएगा सजेस्टिव आंसर इंस्टीट्यूट का तब देखेंगे कि करेक्ट आंसर क्या है, या कोई क्वेश्चन में हो सकता है कि कोई मिसप्रिंट है आपका। बट इन माई ओपिनियन दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ही आप 3 साल का वेस्टिंग पीरियड लेके हैं, आंसर शुड बी 880 लैक्स, और एक ही आप 4 ईयर का वेस्टिंग पीरियड लेके हैं, आंसर विल बी 666 लैक्स। नेक्स्ट वी हैव MCQs. So first we have question number 7. This is Mohan Limited. In this case, company has a vague exemption from restatement of past business combination. So in this case, what statements are correct? Second statement correct. In that case, assets and liabilities to be included in consolidated financial statements that shall be at the same value as in separate financial statement. It means second statement will be correct. And third statement is also correct. In this case, the subsidiary financial statements would be prepared as if it was the first time adopter of Ind AS. So we can say that second and third statements are correct. Therefore, correct answer is our option number C. So then we have question 8 related to Gebra Limited. तो इसमें आपको NCI की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको मेंशन किए हैं कंपनी ने कुछ इक्विटी एक्वायर की है 80% और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एक्वायर किए 25%। बैलेंस हमारे NCI है। तो आपने किसने NCI की कितनी वैल्यू है, इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू की है ₹30 करोड़ में 30 करोड़ है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये भी इक्विटी मानी जाएगी 9 करोड़ है, बिकॉज दिस इरिडीमेबल। और रिटेन अर्निंग्स हैं 60 करोड़ की। और एक आपको मेंशन किया है, एक आपकी एसेट है जिसको आपने फेयर वैल्यू पर वैल्यू करने, उसकी बस हमने सिर्फ एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया है। तो उसमें हमें गेन हो रहा है 3 करोड़ का, लाइफ है 6 ईयर की, तो डेप्रिसिएशन बन जाएगी 3/6। और आपकी जो रिवैल्यूएशन हुई थी दिस वाज ड्यूरिंग मिड ऑफ ईयर, तो हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन बन जाएगी आपकी 0.25 करोड़। तो इतनी बैलेंस रह गया रिटेन अर्निंग्स का। तो ये डेप्रिसिएशन अभी हमने एडजस्ट नहीं की थी, तो जिसे 59.75 करोड़। अब देखिए इसमें NCI का कितना शेयर है, इक्विटी में 20% है और प्रेफरेंस में है 75%। सो दिस वैल्यू इज कमिंग 6 करोड़, 75% को 96.75, 59.75 इंटू 25 11.95। So it means total value of NCI is coming 24.70 crores. So आपका जो करेक्ट आंसर है जिस ऑप्शन नंबर बी। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9।
तो इसमें सीए ने एक प्रोजेक्शंस दी हैं अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट की बैंक्स को, वो आपकी रॉन्ग हैं। तो आपने देखना है कि कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने फॉलो नहीं किए हैं। तो एल्बर्ट लिमिटेड का केस है, द फ्लोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर कॉम्प्रोमाइज मीन्स नॉट फॉलोड बाय सीए। तो नंबर 1 है ऑब्जेक्टिविटी, दिस इज नॉट फॉलोड बिकॉज बाय शोइंग बायस ड्यू टू रिस्क ऑफ लॉस ऑफ जॉब। सेकंड है इंटेग्रिटी, बाय नॉट एक्टिंग इन ऑनेस्ट मैनर। थर्ड है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, बाय शोइंग रॉन्ग फेवरेबल कैश फ्लो प्रोजेक्शन। तो इट मीन जब सीए ने रॉन्ग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की प्रोजेक्शन प्रेजेंट की है बैंक को, तो 3 आपके प्रिंसिपल्स हैं जो हमने फॉलो नहीं किए हैं, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वी हैव केस सिनेरियो नंबर सेकंड फॉर सौम्या लिमिटेड। So in this case question number 10 is we have to determine value of closing inventory। टोटल आइटम्स हैं आपकी 5000, कुछ आइटम्स जो हैं उसके लिए आपने फर्म सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है सेल करने का। तो कॉस्ट प्राइस आपको दिया है 340, तो ये 2760 आइटम्स हैं जिसका फर्म सेल कॉन्ट्रैक्ट है। बैलेंस है कि 2240 आइटम्स है। कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है 340। फिर आपने कैलकुलेट करना है नेक्स्ट सेल प्राइस। इसका फर्म सेल प्राइस है 380, पर आपकी सेलिंग कॉस्ट होगी 20, सो दिस विल बी 360 नेक्स्ट सेल प्राइस। सेकंड केस में आपकी जो मार्केट वैल्यू है 280 है, माइनस सेलिंग एक्सपेंस 20, सो जिससे कि नेक्स्ट सेल प्राइस 260। तो फर्म सेल कॉन्ट्रैक्ट में हम वैल्यू लेंगे बैलेंस शीट के लिए जो फर्म कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। सेकंड केस में हम लेंगे कॉस्ट प्राइस और नेक्स्ट सेल प्राइस विच एवर इज लोअर। तो देयर फॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी 2760 इंटू 360 एंड प्लस 2240 इंटू 260, टोटल इज 15,76,000। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट भी है क्वेश्चन नंबर 11, जिसे गो ऑन इन AS 41। इसमें दो स्टेटमेंट्स आपको दी है। नंबर 1, परचेज ऑफ डॉग्स नॉट फॉल अंडर इन AS 41, ये ट्रू स्टेटमेंट है आपकी। एंड सेकंड, इन AS 41 अप्लाइज टू प्रोड्यूस एट टाइम ऑफ हार्वेस्ट एंड नॉट प्रायर टू दिस एंड नॉट आफ्टर दिस। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। So we can say that our correct answer is B, both statements are true. So next we have question number 12. So in this case we have to determine the cost of software which is purchased initially at the time of initial recognition। तो उसमें कुछ पेमेंट आप इमीडिएटली कर रहे हैं 1 लाख की, 220 की पेमेंट हम करेंगे आफ्टर 1 ईयर, उसकी निकाली हमने प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%, प्लस कुछ हमारे एक्सपेंसिस है 24 एंड 42,000। और एक आपके टैक्सी है जो रिकवरेबल है फ्रॉम गवर्नमेंट से, वो हमने इंक्लूड नहीं करनी है। तो टोटल कॉस्ट की कमी 3,66,000। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। कैन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको कैलकुलेट करना है कि एक हमने पुराना लोन था उसको रीपे करके एक नया लोन लिया है, तो पुराने लोन की जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। उसका रूल है अनअमोर्टाइज्ड प्रोसेसिंग फीसिज ऑफ ओल्ड लोन विल बी चार्ज टू पीएनजे। तो ओल्ड लोन में की वैल्यू में इंक्लूड होती है प्रोसेसिंग फीस, तो उसको जब हम नए लोन में कन्वर्ट करेंगे जो डिफरेंस है वो आपका पीएनएल में चार्ज हो जाएगा। सो हैंस करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर सी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी दो स्टेटमेंट की है। नंबर 1, हमने क्लासीफाई किया लीज्ड बिल्डिंग फ्रॉम पीपीई टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो ये आपकी जो है क्लासिफिकेशन जो है आपको करनी पड़ेगी, जिसकी करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड वी आर सेइंग है कि क्लासिफिकेशन फ्रॉम पीपीई टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो क्या ये चेंज मानी जाएगी अकाउंटिंग पॉलिसी में? नो, दिस इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इट मीन दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो वी कैन से दैट आंसर है आपका सी, वेयर इट इज गिवन ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है हाउ मच इज रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी ऑन 1 जून 24 एज पर इन AS 115। इसमें हमने मशीनरी सेल की है और एक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कि हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके लिए। तो इट मीन्स जो मशीनरी अब जो टोटल कंसीडरेशन दोनों के लिए यही है 42,02,230। तो इसको हमने पोर्शन करना है इनका प्रपोर्शन ऑफ फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू है मशीनरी की 42,02,320 और जो टोटल फेयर वैल्यू है मशीनरी की 42,02,320 प्लस जो मेंटेनेंस सर्विस है उसकी फेयर वैल्यू है 741,570। तो इसमें जो प्रपोर्शन बनेगा फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी टू टोटल फेयर वैल्यू, तो उतना रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज करना है फॉर सेल ऑफ मशीनरी। तो इट मीन्स दिस इज 42,02,230 इंटू दिस इज बिकमिंग 0.85 इज इक्वल टू 35,71,896। तो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी।
इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं सॉल्यूशंस ऑफ केस सिनेरियोस एंड एमसीक्यू ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेसिस फॉर सीए फाइनल सितंबर 2025। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।